हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलडी फिजियो पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस ह्यूमरस के सुप्राकोंडाइलर की फ्रैक्चर। सुप्राकोंडाइलर का जो फ्रैक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये अपने ऊपर ह्यूमरस बोन है और ह्यूमरस बोन के नीचे ये अपना मिडिल एपिकोंडाइल होता है, ये अपना लेटरल एपिकोंडाइल होता है और दोनों कोंडाइल के जस्ट ऊपर एक रिज होती है जिसको अपन सुप्राकोंडाइलर रिज बोलते हैं। और इस रिज में जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसी को अपन सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं। ये फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट सीरियस होता है इन द चाइल्डहुड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है इसके, मतलब किस प्रकार से ये फ्रैक्चर्स होते हैं। द फ्रैक्चर इज केज्ड बाय फॉल ऑन आउटर स्ट्रेच्ड हैंड। दूसरा होता है द हैंड स्ट्राइक द ग्राउंड, द एल्बो इज फोर्स्ड इनटू द हाइपरटेंशन रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस अबव द कॉन्डाइल्स। ह्यूमरस के ऊपर कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर हाइपरटेंशन फोर्स की वजह से ये फ्रैक्चर्स अपने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पैथोनाटमी की। पैथोनाटमी में क्या होता है, ए सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप होता है। इसके अंदर जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये एक्सटेंशन टाइप और फ्लेक्शन टाइप में हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टल फ्रेगमेंट का। अब बात करते हैं एक्सटेंशन टाइप क्या होता है। एक्सटेंशन टाइप बहुत ही कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि डिस्टल फ्रेगमेंट इज एक्सटेंड हो जाता है इन रिलेशन टू द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट के, जिसमें टिल्टेड बैकवर्ड चला जाता है। फ्लेक्शन टाइप में क्या होता है कि इन दिस द डिस्टल फ्रेगमेंट इज फ्लेक्स्ड इन रिलेशन टू द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट, और ये क्या होता है टिल्ट फॉरवर्ड हो जाता है। आगे बात करते हैं। जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स होता है बहुत ही कॉमनली होता है। इसमें डिस्प्लेस्ड आप हमेशा देखने को मिलेगा। द डिस्टल फ्रेगमेंट में बी डिस्प्लेस्ड इन फॉलोइंग डायरेक्शंस के अंदर हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर पहला आता है अपना पोस्टीरियर और बैकवर्ड टिल्ट, दूसरा होता है पोस्टीरियर और बैकवर्ड टिल्ट, तीसरा होता है प्रोक्सिमल शिफ्ट, चौथा होता है मीडियल और लेटरल शिफ्ट, पांच होता है मीडियल टिल्ट और छठा होता है इंटरनल रोटेशन। कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसे एक्सटेंशन टाइप में क्या होता है कि इसका जो बैकवर्ड टिल्ट हो रहा था वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और फ्लेक्शन टाइप के अंदर जो फॉरवर्ड टिल्ट होता है वो कुछ अपन को इस तरह देखने को मिलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है तो इसका कॉमन होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट सबडक्शन भी हो सकता है और कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड भी हो सकता है। बात करते हैं अपन इसके डायग्नोस की। डायग्नोस में क्या है, सबसे पहले अपन उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे गिरा, हिस्ट्री ऑफ फॉल। दूसरा है फॉलोवर्ड बाय पेन, पेन देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, डिफॉर्मिटी एंड इनेबिलिटी टू द मूव द अफेक्टेड एल्बो, एल्बो में मूविंग कितनी है या इनेबिलिटी डिफॉर्मिटी वगैरह ये अपन देखेंगे। एग्जामिनेशन में क्या है कि when persistent early before significant swelling has occurred, यदि उसके स्वेलिंग वगैरह है तो अपन को फॉलोइंग क्लिनिकल साइंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि टिप ऑफ ओलेक्रिन बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड टिल्ट, डिस्टल फ्रेगमेंट का हो जाने की वजह से दिखेगा अपन को। या फिर वेन परसेंटिंग लेट, यदि अपन लेट हो चुके हैं उसके बाद में देखेंगे तो अपने को वहाँ पे डायग्नोस डिफिकल्ट हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्शन ऑफ टू द ब्लड सप्लाई डिस्टल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी के अंदर अपनी ब्लड सप्लाई में भी इंटरप्शन हो सकता है, क्योंकि अपनी ब्रेकियल आर्टरी की भी इंजरी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो चुकी है तो अपन को वहाँ पे अपने ब्लड सप्लाई के अंदर इंटरप्शन देखने को मिलेगा। आगे रेडियल एंड अल्नर पल्स में भी एब्सेंट और विद और विदाउट साइन एंड साइंस ऑफ द इस्चेमिया, इस्चेमिया भी वहाँ पे आ सकता है। और अपन को जो रेडियल और अल्नर की जो पल्स है वो अपन को एब्सेंट भी देखने को मिल सकती है अगर यदि अपनी ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो गई तो। आगे देखते हैं अपने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, एन एक्सरे ऑफ द अपोजिट एल्बो में भी द हेल्प, अपनी हेल्प कर सकता है। एक्सरे एल्बो के अपोजिट दोनों तरफ से उसका एक्सरे करवा के। द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट में बी सीन ऑन एक्सरे, एक्सरे के अंदर जब भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो अपन को दिख जाएगा। एन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू
एक्सरे का अपन देखेंगे, सॉरी। और इन लेटरल व्यू से भी अपन को एक्सरे को देख के इसका अपन डायग्नोस इस प्रकार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सुप्राकोंडलर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? यदि सुप्राकोंडलर के अंदर यदि अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, मतलब फ्रैक्चर आया, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अपन कैसे कर सकते हैं? दीज फ्रैक्चर require immobilization in an above elbow plaster slab or with the elbow in 90 डिग्री फ्लेक्शन। अपन उसको 90 डिग्री में फ्लेक्स करवा के और इमोबिलाइज कर देंगे। अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर का बस इतना ही ट्रीटमेंट होता है। आगे बात करते हैं, यदि फ्रैक्चर अपना डिस्प्लेस्ड हो गया तो द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आर यूज इन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स। के अंदर फॉलोइंग मेथड्स यूज लेंगे। जैसे पहला मेथड अपना क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन। क्लोज रिडक्शन देंगे हाथों से मैनिपुलेट करके और उसके बाद में के वायर फिक्स करके उसको इमोबिलाइज कर देंगे। इसके अंदर देखते हैं, मोस्ट डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर आर इजिली रिड्यूस बाय द क्लोज रिडक्शन। बहुत सारे कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो क्लोज रिडक्शन से हो जाते हैं, ओपन रिडक्शन या ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इट इज बेस्ट फिक्स देम with one or two K wire passed percutaneously under the image intensifier guidance। और इसके अंदर क्लोज रिडक्शन देके इसको अलाइनमेंट में लाके और उसके बाद के अंदर अपन उसको फिक्स कर देते हैं के वायर की मदद से। और उसको के वायर जो फिक्स करते हैं वो इमेज इंटेंसिफायर मशीन होती है, उसकी मदद से के वायर को फिक्सेशन किया जाता है। आगे बात करते हैं कि क्लोज रिडक्शन की टेक्निक क्या होती है, क्लोज रिडक्शन कैसे दिया जाता है। इट इज करेक्टेड आउट इन फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे कि पहली स्टेप है इसकी, ट्रैक्शन विद द एल्बो इन 30 से 40 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। सबसे पहले एल्बो को 30 से 40 डिग्री में फ्लेक्स करवा के उसके बाद में ट्रैक्शन दिया जाता है। और ट्रैक्शन अप्लाइड फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक ट्रैक्शन अप्लाइड किया जाता है। और दिस करेक्ट्स प्रोक्सिमल डिस्प्लेसमेंट एंड मीडियल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो भी वहां पे प्रोक्सिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ हो या फिर मीडियल लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ हो उसको करेक्ट किया जाता है। आगे दूसरी स्टेप इसकी आती है फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन। जैसे फ्लेक्शन था 30 से 40 डिग्री के अंदर, उसको फ्लेक्स करते हुए अपन को वापस से उसके अंदर ट्रैक्शन फिर से 2 मिनट तक ट्रैक्शन लगाना होता है। उसके बाद में तीसरी आती है अपनी प्रेशर ओवर द ओलिक्रिनन। उसके बाद में अपन को ओलिक्रिनन को प्रेस करना होता है तीसरी स्टेज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि द थंब ओवर द ओलिग्रेन प्रेस द ओलिग्रेन फॉरवर्ड इनटू द फ्लेक्शन। जैसे अपन उसको प्रेस करेंगे तो ओलिग्रेन फॉरवर्ड फॉरवर्ड फ्लेक्शन में फॉरवर्ड आगे खिसक जाएगा। तो ट्रैक्शन इज मेंटेन एज द एल्बो इज फ्लेक्स्ड और 90 डिग्री। उसके बाद में वो ट्रैक्शन ऐसे कैसे मेंटेन रखते हुए अपन को एल्बो को 90 डिग्री तक लेके जाना होगा। A pressure, a posterior slab is applied in this position for the 3 weeks। और उसके बाद में अपन उसको उसी पोजीशन के अंदर 3 वीक का अपन उसको प्लास्टर स्लेब अप्लाइड कर सकते हैं। आफ्टर 1 वीक टू द डिफेक्ट और एनी रीडिस्प्लेसमेंट। और 1 वीक के बाद में एक्सरे करके अपन उसको रीडिस्प्लेसमेंट वगैरह अपन उसको देख सकते हैं कि रीडिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गया। इन केस यदि अपना उस टाइम अगर रीडिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, प्लास्टर इज रिमूव करके आफ्टर 3 वीक्स के बाद में उसका वापस से अपन को फिक्सेशन करना पड़ेगा। यदि रीडिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हो तो अपन उसको 3 सप्ताह बाद के अंदर प्लास्टर को रिमूव करके अपन उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे। कुछ इस तरीके से ट्रैक्शन दिया जाता है। जैसे पहले के अंदर क्या हो रहा है, पहले के अंदर ओ सॉरी ओनली ट्रैक्शन दिया जा रहा है, दूसरे के अंदर फ्लेक्शन करके ट्रैक्शन दिया जा रहा है, और थर्ड के अंदर पुश विद द थंब और उसके बाद में ओलेक्रेनोन को थंब की मदद से प्रेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्लोज ट्रैक्शन की टेक्निक्स है। और उसके बाद में टेक्निक्स लगाने के बाद में जैसे बोन अपनी अलाइनमेंट में आ जाती है तो इंटरनल स्प्लिटिंग की मदद से उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है और 3 वीक के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 वीक होने के बाद में प्लास्टर को रिमूव करके और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी जाती है। अभी इसका आता है टाइप 2 मेथड, ओपन रिडक्शन एंड के वायर फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, इन केस in case close reduction is not possible and the fracture gets redispatched after reduction। ये कब किया जाएगा, जब अपना क्लोज रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो और दूसरे केस में कि अपने अलाइनमेंट में किया उसको रीडिस्प्लेसमेंट बार बार हो जा रहा है उसका फ्रैक्चर का,
तो उस केस में अपन ओपन रिडक्शन के वायर फिक्सेशन वाला मेथड यूज करेंगे इन केस ओपन रिडक्शन एंड के वायर फिक्सेशन नेसेसरी होगा। दिस इज आल्सो यूज एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन सम ओपन फ्रैक्चर्स एंड ब्रेकियल आर्टरी इंजरी। यदि फ्रैक्चर सुप्राकॉन्डिलर का फ्रैक्चर बहुत ज्यादा हुआ है या ये ओपन फ्रैक्चर टाइप का हो चुका हो कि स्किन फट गई वगैरह हो, बॉडी से बाहर निकल गई हो, तो इस केस के अंदर ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा ओपन रिडक्शन के वायर फिक्सेशन का। या फिर ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो चुकी है तो उस केस में भी ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अपन को ओपन रिडक्शन ही देना पड़ेगा, क्लोज रिडक्शन अपन उस टाइम नहीं दे सकते। तीसरा इसका आता है कंटिन्यूस रिडक्शन ट्रैक्शन सॉरी कंटिन्यूस ट्रैक्शन इफ इज रिक्वायर्ड इन केस presenting the late with the excessive swelling और bed wounds around the elbow। ये कब किया जाता है? जब अपन लेट हो चुके होते हैं, अपन को पता नहीं होता है कि फ्रैक्चर आ गया और उस जगह स्वेलिंग हो गई हो या फिर बेड वुंड्स वगैरह अब एल्बो के चारों तरफ बन गई हो, तभी इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। द ट्रैक्शन में बी गिव विद ए के वायर पास्ड थ्रू द ओलेक्रेन, ओलेक्रेन से के वायर लगा के उसको फिक्स करके इस बाद में किया जाता है। इसको अपन स्मिथ ट्रैक्शन एंड डुनलोप्स ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशंस के। किसी भी फ्रैक्चर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते ही होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, एक होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस और एक होता है लेट कॉम्प्लिकेशंस। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ये फ्रैक्चर के साथ में अपन को देखने को मिलते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। इसके अंदर पहला आता है इंजरी टू द ब्रेकियल आर्टरी। इस कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? यदि फ्रैक्चर होगा तो वहां पे ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। दिस इज वेरी कॉमनली एसोसिएटेड विद ए डिस्प्लेस्ड सुप्राकॉन्डालर फ्रैक्चर। यदि सुप्राकॉन्डालर का फ्रैक्चर है और डिस्प्लेस हो रहा है तो अपन को वहां पे ब्रेकियल आर्टरी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड बाय ए शार्प एंड ऑफ द प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट। प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट के एंड शार्प होने की वजह से वहां पे ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है। The flexor muscles of the forearm may they suffer ischemic damage leading to the Volkmann ischemia। मतलब फोरआर्म में जो फ्लेक्सर मसल्स होती है वहाँ उसमें इस्चेमिक कंडीशन हो सकती है। इसका जो डैमेज होने की वजह से, आर्टरी के डैमेज होने की वजह से एट टाइम द वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज में बी द सीवियर इनफ टू द रिजल्ट इन द गैंग्रीन। और उन मसल्स के अंदर गैंग्रीन भी होने के चांसेस हो सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी होने की वजह से। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आता है, वो होता है इंजरी टू द नर्व। नर्व की इंजरी वहां पे उनको देखने को मिल सकती है। द मीडियन नर्व इज मोस्ट कॉमनली होती है इसके अंदर इंजर्ड। यदि वहां पे इंजरी होगी तो मीडियन नर्व मोस्ट कॉमनली है और रेडियल नर्व इज आल्सो समटाइम्स अफेक्टेड, और रेडियल नर्व के साथ में अफेक्टेड हो सकती है। अब बात करते हैं अपना दूसरा कॉम्प्लिकेशन है अर्ली कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है? वोल्कमैन इस्चेमिया। वोल्कमैन इस्चेमिया ये क्या होता है? दिस इज एन इस्चेमिक इंजरी होती है टू द मसल्स एंड नर्व ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म में जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर मसल्स या नर्व में इंजरी आ जाए तो उसको अपन वोल्कमैन इस्चेमिया बोलते हैं। और ये इंजरी किस वजह से आ सकती है? कैजुअल ड्यू टू द ब्रेकियल आर्टरी इंजरी सुप्राकॉन्डालर फ्रैक्चर। यदि सुप्राकॉन्डालर फ्रैक्चर हुआ और उसके साथ के अंदर अपना जो ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हो गई ब्रेकियल आर्टरी की, तो उसके अंदर अपने को मसल्स के अंदर वोल्कमैन इस्चेमिया देखने को मिल सकता है। ब्रेकियल आर्टरी इंजरी कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि हमसे ये सुप्राकॉन्डालर का फ्रैक्चर हुआ और ये अपनी ब्रेकियल आर्टरी थी, इसका जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये शार्प एंड इसको इंजर्ड कर दी। इस प्रकार से इसकी इंजरी अपने को देखने को मिल सकती है। पैथोलॉजी की बात करें वोल्कमैन इस्चेमिया की, तो इसके अंदर होगा क्या कि डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई टू द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म। जब भी ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी होगी तो अपने को फ्लेक्सर जो मसल्स होती है अपनी फोरआर्म की, उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। और वो कौन सी मसल्स होगी जिसके अंदर, जैसे पहला होता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरी होती है मिडिल हाल्फ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडा के अंदर अपनी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी। अब बात करते हैं डायग्नोस की। अर्ली डायग्नोस ऑफ वोल्कमैन इस्चेमिया इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। स्टार्टिंग में इसको डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी होता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द अर्ली साइंस अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे कि द चाइल्ड कंप्लेन ऑफ द सीवियर पेन ऑफ द फोरआर्म। दूसरा होता है ही इज अनेबल टू मूव द फिंगर्स फुली। तीसरा होता है इस्टेमिक पेन इज मोर सीवियर। चौथा होता है ए चाइल्ड नीडिंग मोर देन यूजुअल डोज ऑफ एनाल्जेसिक्स। फिफ्थ होता है द चाइल्ड complaints of pain in the flexor aspect of the
forearm, और when the fingers are extended passively, stretch पेन होगा उसके और वो फिंगर्स को मूवमेंट उसका बंद हो जाएगा। लास्ट होता है स्वेलिंग एंड नमनेस ओवर द फिंगर्स एंड टेंडरनेस ऑन द फोर आर्म मसल्स के नीचे अपने को नमनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब तीसरा और लास्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसमें देखते हैं। पहला आता है इसके अंदर माल यूनियन। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस रिजल्ट इन ए क्यूबाइटस वेरियस डिफॉर्मिटी। ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है जो लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है, और लेट कॉम्प्लिकेशंस 2-3 महीने बाद आने स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्यूबाइटस वेरियस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि द फ्रैक्चर यूनिट्स विद द डिस्टल फ्रेगमेंट टिल्ट मीडियली एंड इंटरनली रोटेशन। इस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो फ्रैक्चर की जो यूनिट्स थी उसके अंदर जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है वो टिल्ट या तो मीडियली चला जाएगा या फिर इंटरनल रोटेट कर जाएगा। माल यूनियन में अकर ऑफ द फेलियर टू अचीव गुड रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर विथ इन द प्लास्टर। आगे बात करते हैं क्यूबाइटस वेरियस डिफॉर्मिटी की। इस टर्म को अपन बोलते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्या होती है कि द डिस्टल फ्रेगमेंट बैकवर्ड टिल्ट रिजल्टिंग इन हाइपरटेंशन एट द एल्बो अलोंग विद द लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्शन, बेसिकली ए चेंज इन द आर्च ऑफ मूवमेंट द एल्बो। एल्बो के मूवमेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और अपने को एल्बो का लिमिटेशन देखने को मिलेगा फ्लेक्शन टाइप के अंदर। और ये क्या होता है कि डिस्टल फ्रेगमेंट का बैकवर्ड टिल्ट हो जाने की वजह से उसके ऊपर हाइपरटेंशन की वजह से क्यूबाइटस डिफॉर्मिटी अपने को देखने को मिल सकती है, और इस क्यूबाइटस डिफॉर्मिटी को अपन गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्यूबाइटस डिफॉर्मिटी इज ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। ये माइल्ड डिफॉर्मिटी मे नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। यदि बहुत कम डिफॉर्मिटी है तो अपने को ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी डिफेक्ट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। यदि बट ए बैडली डिफॉर्म एल्बो द शुड बी द करेक्टेड। यदि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तो अपन को उसको करेक्ट करने की जरूरत होती है। और उस ट्रीटमेंट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट इज द सुप्राकॉन्डाइलर करेक्टिव ऑस्टियोटोमी अपने को वहां पे करनी पड़ेगी। ऑस्टियोटोमी के अंदर फ्रेंच ऑस्टियोटोमी मोस्ट पॉपुलर ऑस्टियोटोमी होती है। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी कुछ इस तरीके से हो जाती है और इस तरह से अपन उसको देखने को मिलती है। गन की तरह अपने जो हैंड है गन की तरह हो जाएगा। इसको अपन गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। दूसरा जो लेट कॉम्प्लिकेशंस है वो अपने मायोसिस्ट ओसिफिकेशन। इसमें क्या होता है? दिस इज एन एक्टोपिक न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अराउंड एक नई बोन का आ जाना, उसी को अपन मायोसिस्ट ओसिफिकेशन बोलते हैं। और उसकी वजह से रिजल्टिंग स्टिफनेस, अपने को जॉइंट के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इन द अर्ली साइन द एल्बो इज पुट टू रेस्ट इन अबाउ एल्बो स्लेप फॉर 3 वीक्स और एल्बो मोबिलाइजेशन स्टार्टेड। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है अपने को, सिंपली अर्ली स्टेज हो तो अपने को रेस्ट देके उसको प्लास्टर स्लेब लगा के 3 वीक का अपने को उसको इम्बलाइज करके छोड़ देना है, और उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देनी है तो उसकी डिफॉर्मिटी दूर हो जाएगी। यदि इसके अंदर लेट केस हो तो अपने को वहाँ पे एक्सेशन करना पड़ेगा। द मायोसिस्ट बोन और एक्सेशन एस्थ्रोप्लास्टी द एल्बो इज रिक्वायर्ड, और वहाँ पे अपन को एक्सेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। जो भी नई बोन बनी उसको अपन को हटाना पड़ सकता है। तीसरा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है वह वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रेक्चर, VIC। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ये होता है इसका। दिस इज ए सिक्वल ऑफ वॉल्कमैन्स इस्चेमिया। ये वॉल्कमैन इस्चेमिया की अगली कड़ी होती है। जब भी वॉल्कमैन इस्चेमिया की कंडीशन होती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी की वजह से, और उसकी ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी होने के बाद में अगर रिकवरी में प्रॉब्लम हो जाए तो अपन 2-3 महीने बाद में अपन को वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर अपने को देखने को मिलेगा, और ये इस्चेमिया की अगली कड़ी होती है। इसमें क्या होता है? द इस्चेमिक मसल्स आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई फाइबरस टिश्यू। जो अपनी मसल्स होती है वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लग जाती है फाइबरस टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? विच कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोज द रिस्ट एंड फिंगर्स इनटू द फ्लेक्शन। जो अपने जो रिस्ट और जो फिंगर्स होती है वो फ्लेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या फिर खिंच जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं वॉल्कमैन इस्चेमिया कॉन्ट्रेचर। इफ द पेरिफेरल नर्व आर
आल्सो अफेक्टेड, यदि उसी के साथ के अंदर पेरिफेरल नर्व की भी इफेक्टेड अपने को देखने को मिले, तो वहां पे देर विल बी सेंसरी लॉस और मोटर पैरालिसिस भी हो सकता है अपनी आर्म एंड हैंड के अंदर। इसके यदि क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अपने को देखने को मिलेगी द रिस्ट और फिंगर्स के अंदर। दूसरा होगा नेल आल्सो शो एट्रोपिक चेंजेस, नेल्स के अंदर एट्रोपिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। वोल्कमैन्स साइन हेल्प डिसेंडिंग द केज ऑफ द फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स। वोल्कमैन साइंस अपने को हेल्प करते हैं वोल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रेक्चर को पहचानने के अंदर। और इन दिस द साइन इट इज पॉसिबल टू द एक्सटेंड the fingers fully at the interphalangeal joints only when the wrist is flexed। और interphalangeal joints भी अपने wrist flexed की पोजीशन के अंदर चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से होता है वॉल्कमैन इस्चेमिया कॉन्ट्रेक्चर। अपना हैंड जो होता है और रिस्ट इस पोजीशन के अंदर ये चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है? If mild deformity can be corrected by passive stretching of the contracted muscles or using a turnbuckle splint, जिसको अपन वॉल्कमैन्स स्प्लिंट भी बोलते हैं। यदि माइल्ड डिफॉर्मिटी हो, बहुत कम हो, तो अपन को उसको पैसिव स्ट्रेचिंग की मदद से अपन इसको ठीक करवा सकते हैं और वहां पे टर्नबकल स्प्लिटिंग लगा के उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। यदि मॉडरेट डिफॉर्मिटी हो, तो मॉडरेट डिफॉर्मिटी में क्या करना पड़ेगा? ए सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन करना होता है और वेयर द फ्लेक्सर मसल्स का आर द रिलैक्स्ड, उस मसल्स को रिलैक्स करवा देते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिन, जहां से उसका ओरिजिन हो वहां से द मिडल एपिकोंडाइल एंड अल्ना इज परफॉर्मेड। मिडल एपिकोंडाइल और अल्ना के पास में इसको परफॉर्म किया जाता है और इसको अपन मैक्स पेज ऑपरेशन भी बोलते हैं। सॉरी। आगे होता है यदि अपनी डिफॉर्मिटी बहुत सीवियर हो चुकी हो, तो बोन ऑपरेशन अपने को करने की जरूरत पड़ सकती है, जहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ बोन हो जाए, तो उस फोर आर्म का, तो वहाँ पे उसकी मदद से अपन को बोन ऑपरेशन करना हो सकता है, या फिर कार्पल बोन्स या एक्सेशन भी करना हो सकता है, और ये रिक्वायर्ड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी